बात करते हैं फेक न्यूज के बारे में। बहुत सारे लोगों के साथ ये मामलात होते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में ये मामलात आते हैं और बहुत सारे लोग ये मामलात खुद करते हैं, मुलव्विस होते हैं, बाकायदा उनका मास्टरमाइंड होता है किसके बारे में कैसे कोई फेक न्यूज बनानी है। चेक इन बैलेंस पहले नहीं होता था, जिसकी जो मर्जी आता था वो कहीं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, XYZ प्लेटफॉर्म्स हो, जहां मर्जी शाहजेब के बारे में मैंने उठाया, अपने हिसाब से लिख के भेजा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे फॉलोअर्स मिल जाए, मुझे लाइक्स मिल जाए। ये मैं इसलिए ज्यादा जज्बाती तौर पे बोल रही हूँ बिकॉज मैंने मैंने कल देखा, शायद कल मैंने देखा कि मेरे बारे में किसी एक यूट्यूब के चैनल ने, मैं अभी क्योंकि एक्सपर्ट होंगे तो मैं पूछूंगी बिकॉज इट्स अ फर्स्ट हैंड इन्फो, कि भाई अगर मेरे बारे में कोई एक फालतू की न्यूज बना के जिसमें कोई सदाकत नहीं है, भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स तो अपने चेक कर लो आप पहले। आप किसी का भी नाम लगा रहे हो, किसी की भी बदनामी कर रहे हो, उसके साथ भी गलत है, मेरे साथ भी गलत है। फिर आप जो है मेरे हेल्थ के बारे में कह रहे हैं कोई किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गई, मतलब अल्लाह माफ करे मुझे। अच्छा, और इसके कितने खतरनाक पहलू हैं जो जन्म लेते हैं माशरे में। खास तौर पर हम किसी के बारे में कुछ भी शेयर कर देते हैं बगैर तस्दीक किए। मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें इंटरेस्ट हमारा सिर्फ ये होता है, एक तो जब से अर्निंग शुरू हुई है तो लोग ये चाह रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़ जाए, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, और इस वजह से फिर वो मुख्तलिफ फेक खबरें जो हैं वो शेयर करते हैं। और जो ये सबसे बड़ा ट्रेंड चल गया है कि आप व्हाट्सएप पे जो खबर आ रही है वो तस्दीक के बगैर आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, पता नहीं उसका आपको सवाब भी मिल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। तस्दीक के बगैर ऐसे खबरें नहीं फैलानी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है इंडिविजुअली। आप अगर किसी ऑब्वियसली अगर आप ये भी कर रहे हैं कि कुछ लोग गिरफ्तार कहीं हो गए, ये बात मैंने कहीं सुनी थी, भाई कुछ लोग कहीं गिरफ्तार हो गए, आपको क्या पता गिरफ्तार हो ही नहीं, क्या वो ऑथेंटिक था नहीं था। लेकिन फिर जो पर्सनल इंडिविजुअल्स लोगों को, जान पहचान वाले लोगों को, जिनके लोग सेलिब्रिटीज हैं या जाने पहचाने लोग हैं, उनके बारे में भी तो मैं जरूर पता करना चाहूंगी जनाब साबिक एडिशनल DGFIA अमार जाफरी साहब से कि क्या सिचुएशन होती है ये, और शेयर करने का क्या कितना खतरनाक हो सकता है, या मुझे क्या करना चाहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आप खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का सर, शुक्र अल्लाह का। मैं तो किसी और की क्या बात करूं, अमार सर मेरे साथ ही हुआ है, क्या करना चाहिए अभी बात करते हैं। देखें, फेक न्यूज जो है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत फेक न्यूज फैलाई गई, उससे डिसइंफॉर्मेशन फैली, लोग डिमोरलाइज हुए। अब देखना ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फेक न्यूज फैलाने वालों को। सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव होता है कोई कमर्शियल गेन, कि वही जो अभी आपने फरमाया कि मैक्सिमम लाइकिंग होंगी तो सब कुछ होगा। कुछ कमर्शियल गेन्स नहीं होते, लेकिन उनके पॉलिटिकल गेन्स होते हैं, उनके कोई जो उनके एजेंडा होते हैं डिफरेंट किस्म के, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। इत्तेफाक से मैं 2 दिन पहले ही चाइना से वापस आया हूँ और मुझे बड़ा क्लोज मौका मिला 2 हफ्ते उनके साथ काम करने का। तो मैंने देखा वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं सब चीज़ों को। अब गुजारिश ये है कि इंटरनेट जो है ना, वो एक ग्लोबल चीज़ है। ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान में चल रहा है तो यानी अगर आप कहते हैं कि 1 क्लिक कैन ट्रेस यू बैक, अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो ट्रेस बैक हो जाएगा। डिपेंड करता है कि ट्रेस बैक करने वालों की कॉम्पिटेंसी क्या है और वो किस लॉ के तहत काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये बहुत डेंजर स्टैंड है। मैं आपको इसकी अच्छी मिसाल दूंगा। एक ज़माने में अमेरिका के अंदर हेल्थ के ऊपर कोई लॉज नहीं थे, यानी अगर जिस तरह अभी आपने कहा कि आपकी हेल्थ के बारे में कोई फेक न्यूज़ फैला दे तो ज़ाहिर है आपको कैरियर डैमेज होगा उसके अंदर। तो उन्होंने एक हिपा लॉ लेकर आए। हिपा लॉ क्या था कि आप किसी की भी हेल्थ के बारे में कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते। इवन जो हॉस्पिटल्स थे उनके सर्वर अगर हैक हो जाते, कि वहाँ तो हर चीज़ ऑटोमेटेड थी उस ज़माने के अंदर। ये 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इसकी जो रिपरकशंस हैं वो मुल्कों के लिए, उनकी इकोनॉमीज़ के लिए, ये सब चीज़ें ये बहुत डेंजर स्टैंड में आती हैं। अब यहाँ से दूसरी बात शुरू होती है कि जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं उनके पास कौन से ऐसे क़वानीन हैं जिसके तहत वो इसकी कॉग्निज़ेंस ले सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में कहा था कि 1860 के अंदर अंग्रेज़ का हुकूमत थी यहाँ पे, ब्रिटिश एम्पायर की, तो उन्होंने एक लॉ लाए थे जिसका नाम था एंटी ठगी लॉ। वो क्यों लाए थे कि उस वक्त ठग बड़े पैदा हो गए थे और वो लोगों के पैसे लूट लिए थे, तो एंटी ठगी लॉ आ गया था। इस तरह हमारे कानून PPC में जो सेक्शन 500 है वो एग्जैक्टली डिफेमेशन को डील करता है। अच्छा, सेक्शन 500 के अंदर जो सब सेक्शंस हैं 1, 2, 3, 4 और 5, उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफेमेशन ऑफ ए पर्सन, कि कोई कह दे कि जी ये इसकी डिग्री जाली है, छोटी सी बात है हालांकि, लेकिन उसके लिए बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जॉब चली जाएगी। बाय द टाइम ही और शी विल प्रूव कि ये जाली है तो वो तो जॉब चली जाएगी उसकी। वहाँ से लेकर जो उसका सेक्शन 5 था वो बाकायदा इदारों के हवाले से,
यानी जैसे हमारे केस में हमारे कुछ सेंसिटिव इदारे हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट, तो वो उसकी सजा भी उसके हिसाब से और वो नॉन बेलेबल है। अच्छा, अब मसला ये है कि वो चूंकि पीपीसी है तो उसकी कॉग्निजेंस से पुलिस ले सकती है। पीपीसी की जो कॉग्निजेंस है वो पुलिस स्टेशन के पास एफआईआर, वो अपना पूरा प्रोसेस है। जब उसकी जरूरत महसूस हुई तो उस जमाने में जॉब करता था एफआईए में, 2002 के अंदर हमारा लॉ आया था, उसका नाम था ETO, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। उसका जो सेक्शन 36 और 37 था उसमें ये लिखा गया, हालांकि वो कानून ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस था, लेकिन बाकायदा चूंकि हमने बड़ी कोशिश की एफआईए में, उसको 2002 की बात कर रहा हूँ, यानी आज से 20 साल पहले हमने उसमें सेक्शन 36, 37 डलवाकर उसमें लिख दिया कि जिस तरह आप आम जिंदगी में झूठ बोलते हैं और आपको पुलिस पकड़ लेती है, उस तरह अगर आप डिटेली झूठ बोलेंगे तो पुलिस, और ये कानूनी शहादत वगैरह सब उसमें आया। फिर एक वो हिस्ट्री है, 2005 में कानून आया, फिर 7 में आया, फिर आखिरी जो कानून है हमारा, हम उसकी बात करेंगे, वो सब बाकी तो खत्म हो चुके हैं। इसमें सेक्शन 20 आया, वो स्पेसिफिकली फेक न्यूज के बारे में, डिफेमेशन के बारे में। अच्छा देखिए, हमें इसमें परेशानी होना चाहिए। दुनिया में अगर आप कवानीन की हिस्ट्री देखें तो वो नए कवानीन आते रहते हैं, पुराने रिवाइज होते रहते हैं, इसलिए कि दुनिया चेंज हो रही है। हम परेशान हो जाते हैं कि यार वो कानून ख़त्म हो गया, ये नया आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो नए कानून किसी वजह से आते हैं, उसके लिए बाकायदा हमारी असेंबली है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे इदारे हैं, वो सब काम करते हैं। अच्छा, उसमें जो लेटेस्ट अब मसला पैदा हुआ है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं और आज आप ये प्रोग्राम भी कर रहे हो, वो क्या है? उसमें ये हुआ कि सेक्शन 20 के अंदर हमने जो बात की वो ये की कि जी डिफेमेशन की डेफिनेशन क्या है, उसमें हार्मफुल डिफेमेशन क्या है। एक तो डिफेमेशन ये है कि एक आदमी क्या, यार ये बेईमान आदमी है, ये लोगों से फ्रॉड करता है, सिंपल डिफेमेशन। एक हार्मफुल डिफेमेशन, उसकी वीडियो डाल दे कुछ। अच्छा, वो जो वीडियो है वो असल नहीं होगी, यानी आपको ऐसी वीडियो मैं बना के दे दूंगा जिसमें पिक्चर आपकी होगी, साउंड आपकी होगी, इवन डायलेक्ट आपका होगा, क्योंकि हम हर शख्स जो है तो सर प्रॉब्लम। और अब जितना सर, अब प्रॉब्लम पता कहाँ आ रही है? अब सर इतनी ज्यादा चीजें एडवांस्ड हो गई हैं और डिजिटली लोग खासतौर पे इतने ज्यादा इक्विप्ड हो गए हैं कि हर किस्म की एडिटिंग पॉसिबल है। डिफेमेशन बड़ी कॉमन होती जा रही है हर इंडिविजुअल के लिए। सर ऐसे में ये किस तरीके से देखा जाए कि अगर कोई चीज शेयर, अच्छा एक तो सर डिफेमेशन की जा रही है, एक ये भी हो रहा है कि फेक खबरों को आगे शेयर किया जा रहा है। उन फेक खबरों को बगैर तस्दीक करके और आगे शेयर कर देना, ये भी कितना बड़ा जुर्म है आपके ख्याल में? साइबर क्राइम में ये के जुमरे में आता है एटलीस्ट? जी बिल्कुल आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई आपके बारे में खबर भेजता है और मैं बगैर तस्दीक किए, मेरे हजारों फॉलोअर्स हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, इसका मतलब है मैंने तो आपको मौका नहीं दिया ना। अगर बहुत मैं समझता हूँ कि अगर मेरे लिए जरूरी था बताना, तो पहले मैं आपसे बात करता कि यार ये आपके बारे में खबर आई है, क्या आप कहते हैं झूठ खबर है, चले बात खत्म हो गई। मैं बगैर देखे, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो दिन भर सिर्फ शेयर कर रहे हैं चीजों। तो मैं तो अपने जितने ग्रुप से मैंने क्या दिया, शेयरिंग कम्युनिटी से अलाउ कर दूंगा। ओरिजिनल बात करें आप। अच्छा, अब यहाँ पे जो इशू है ना, अब मैं लॉ की बात करना चाहूंगा, जो बहुत बारीक मुद्दा है इस वक्त जिस पर हम बात कर रहे हैं। नुकता ये है कि अब लोग डरे हुए थे इससे। अब मैं, चूंकि ये कोर्ट का मामला है तो आई बी लिटिल बिट केयरफुल नाउ। अब उसमें ये है कि अब उसमें कोई ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि 3 डेफिनेशन हैं। एक तो है हार्मफुल, फिर एक उसमें है नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन को डिफाइन करना मसला हो गया है कि नेचुरल पर्सन किसी इंसान के बारे में है या इदारे के बारे में। देखिए, इदारे सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। एक कमर्शियल कंपनी है, बाहर से आती है, करोड़ों रुपए लगाती है, लोग रखती है, और उसकी जो मुखालिफ पार्टी है वो उसके बारे में कुछ कह देती है कि जी ये तो फला मुल्क के अंदर ये तो ड्रग्स में इन्वॉल्व है या फला तक, तो वो तो डिफेम हो गया है ना। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ हमें से काम करना चाहिए। वो तो हो गया, उसका तो काम हो गया, वो तो बेचारा सारी उम्र लगा रहा है अपने आप को सीधा करने में। अब जो यहाँ पे बारीक नुकता है, मैं चाहूंगा कि आप इस पे, वो ये है कि ये जो अब एक गैप आ गया है, मैं उस गैप को डिस्कस नहीं करना चाहता इस वक्त। वो जो गैप आ गया है डिफेमेशन के ऊपर,
हार्मफुल कंटेंट के ऊपर, हार्मफुल डिफेमेशन पे। अब ये जो इसकी टर्मिनोलॉजीज है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो मैं समझता हूँ कि कोई मुतल्लिका इदारा, कोई कमीशन बने, कुछ बने जो पीकॉक को डिस्कस करे। मैं 20 साल से इन चीज़ों का हिस्सा रहा हूँ। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए वॉलंटियर करता हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है इन चीज़ों का। मैं वॉलंटियर करता हूँ कि मैं उसमें एज ए वॉलंटियर शामिल हो जाऊँगा। बैठे लोग, इसको उनको टाइमलाइन दी जाए कि भाई आप बैठे हैं यहाँ पे, उसमें मीडिया के भी लोग बिठा लें, गवर्नमेंट के बिठा लें, अपने रेगुलेटर्स को बिठा लें, टेलीकॉम को बिठा लें, बैंकिंग इंडस्ट्री के। जी ये तो बिल्कुल सर, ये बहुत इसको आगे कैसे लेके चलना, ये कौमें दुनिया सर, अभी रिसेंटली हमने देखा जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं डिफेमेशन की, एक कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया, बाद में पुलिस ने कहा ऐसा तो कोई केस नहीं हुआ। तो इस तरीके से डिफेमेशन की जा रही है। सर खासतौर पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत ज्यादा चीज, जिस तरह की हम बात कर रहे थे अभी इसके आगाज में भी, कि फेक खबरें जो शेयर की जा रही हैं, क्या फिर उनको पकड़ना आसान है या पॉसिबल है, क्योंकि उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें मैं जवाब ये दूंगा कि ट्रैकिंग द क्रिमिनल साइबर स्पेस कंप्लीट साइंस है। इसकी मुख्तलिफ मिसाल मैं ये दूंगा कि अगर आप एक क्लिक भी करते हैं इंटरनेट के ऊपर, दुनिया के हिस्से में बैठ के करते हैं, तो यू कैन बी ट्रेस्ड। इसकी रीजन क्या है? पूरी दुनिया का इंटरनेट चल रहा है रूट सर्वर्स में चल रहा है। अच्छा, रूट सर्वर्स ट्रांसलेट करते हैं डीएनएस में, डोमेन नेम सर्वर्स में। डीएनएस हर मुल्क के अपने अपने हैं, पहले एक ही था, फिर वो कई हुए, अब वो पाकिस्तान का भी एक है, ये रिजॉल्व होता है। इसका मतलब है कि जिस तरह फिजिकल दुनिया के अंदर ये कैमरे लगे हुए हैं, ये लोगों को पहचान लेते हैं, अब तो साइंस यहाँ तक पहुँच गई है कि आप कैमरों के जरिए लोगों की इंटेंशन पहचान लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज के जरिए। साइंस यहाँ तक पहुँच गई है। अभी मैंने चाइना में देखा कि उन्होंने एक जगह डेमो दिया, क्राउड था, उन्होंने कहा ये आदमी एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है इस वक्त। ये वो आदमी का नॉर्मल बिहेवियर भी उनके पास था और उनका ये एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। इससे बेशुमार केस स्टडीज आ चुकी हैं। ट्रैकिंग द क्रिमिनल्स इंक्लूडिंग द फेक न्यूज फैलाने वाले, उनको ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। इसकी रीजन है क्योंकि अब सारी खेलें एआई का बहुत बड़ा जमाना था। ये एआई का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। नहीं सर, मुझे तो लगता है कि शाहजेब को और मुझे आपके पास चलिए आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें। वो जो कम है ना वक्त, इसकी बड़ी जो है ना, वो एक हमारे लिए बड़ी मजबूरी। लेकिन सर अगर आप इजाजत देंगे तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे गाइडलाइन लेंगे कि हमें इस तरह के मामलात में, क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम बोलेंगे तो बोले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो जनाब ये तो था आज हफ्ते का पहले दिन का सुबह सवेरे पाकिस्तान। आई एम वेरी श्योर आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे प्लेयर्स जो जीत के आए और हमारे प्लेयर्स जो नहीं जीत कर आए, लेकिन उन्होंने हमारे दिल, हमारे सपने जीते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें हर जगह अच्छी चीजों में। शाहजेब और माया को दीजिए सिर्फ कल तक के लिए इजाजत, होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह हाफिज।